मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम उनकी कई प्रयोगों के बारे में देख चुके हैं, जैसे राजधानी परिवर्तन, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसी क्रम में आज हम खुरासान अभियान, कराजल अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले खुरासान विजय की योजना। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक भी भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने का स्वप्न देखा करता था। उसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खुरासान को जीतने की योजना बनाई। हुआ यह कि उस समय खुरासान मतलब मध्य एशिया में है, ये खुरासान पर अबू सईद नाम का एक अयोग्य, विलासी, दुराचारी शासक का शासन था। उसने अपने संरक्षक और प्रमुख सरदार चौगान की कन्या को प्राप्त करने के लिए चौगान की हत्या करवा दी, जिससे खुरासान में चारों ओर विद्रोह फैल गया और सईद ने भी क्रूरता के साथ विद्रोहियों को कुचलना शुरू कर दिया। उस अव्यवस्था में बहुत से खुरासानी अमीरों ने भागकर मोहम्मद तुगलक की शरण ली और खुरासान विजय को आसान काम बतलाते हुए सुल्तान को खुरासान विजय के लिए उत्तेजित किया। सुल्तान उनके बहकावे में आ गया और 3,70,000 सैनिकों की एक नई सेना गठित की गई। सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन राजकोष से पेशगी दे दिया गया, मतलब अग्रिम दे दिया गया 1 साल का वेतन। सुल्तान खुरासान पर हमला कर हिंदुकुश पर्वत को सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमा रेखा बनाना चाहता था, जो सिंधु नदी की तुलना में ज़्यादा वैज्ञानिक और सुरक्षित रक्षा पंक्ति थी। इसी का अनुसरण बाद में मुगलों ने अंग्रेजों के द्वारा किया गया, लेकिन खुरासान की स्थिति मजबूत हो गई। तब सुल्तान ने एक मजबूत शक्ति पर हमला करने की योजना त्याग दी और दूसरे ही वर्ष जो सेना गठित की थी उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि उस समय तक सुल्तान ने जानकारी प्राप्त की, उससे यह अनुभव हो गया कि भारत और खुरासान के बीच बर्फ से ढके मार्ग को तय करना तथा मार्ग के प्रदेशों की शत्रु जनता से लोहा लेकर खुरासान पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य सिद्ध होगा। इसके अलावा खुरासान की राजनीतिक स्थिति भी बदल चुकी थी। ठीक, मतलब जो पहले जो राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हुई थी, जिसका फायदा उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान विजय की योजना बनाई थी, अब वैसा नहीं था। अब अबू सईद ने अपने तमाम विरोधियों का दमन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। इसलिए इस योजना को त्याग कर मोहम्मद तुगलक ने बुद्धिमत्ता का परिचय ही दिया, परंतु इस अव्यवस्थित सोच की वजह से खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ा, साथ ही सैनिकों में भी असंतोष पैदा हो गए,
क्योंकि जो सेना को भंग कर दिया इससे बेरोजगारी बढ़ी। एक प्रकार से आम जनता का सुल्तान के प्रति अविश्वास और रोष बढ़ा। अगला अभियान जो है कराजल अभियान, या इनकी जो अगली योजना थी वो कराजल योजना थी। इतिहासकारों ने कराजल को कराचिल, किसी ने कुमाचल, कुर्माचल आदि नाम भी दिया है। यह राज्य जो है हिमालय की तराई में स्थित कुमायूं जिले में था। यद्यपि फरिश्ता के अनुसार सुल्तान की विजय का मूल लक्ष्य कराजल न होकर चीन था। बर्नी के अनुसार यह इराक तथा खुरासान को जीतने का प्रथम चरण था, परंतु मान्य मत यही है कि मोहम्मद तुगलक का उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अधीनता में लाना था जहां अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। कराजिल विजय से सल्तनत की उत्तरी सीमाएं भी सुरक्षित हो जानी थी। तो ये एक हिंदू राज्य था जो अभी तक मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित राज्य था। और जैसे हमने पहले बताया कि यह हिंदू राज सल्तनत के विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने इसे जीतने का निश्चय किया। दिल्ली से एक शक्तिशाली सेना के साथ सुल्तान ने इस पर आक्रमण किया। प्रारंभ में काफ़ी सफलता मिली, परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से उस पर्वतीय क्षेत्र में शाही सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उधर हिंदू शासक ने भी घबराकर संधि वार्ता शुरू कर दी। सुल्तान उससे युद्ध का हर्जाना लेकर वापस लौट आया, लेकिन जो विजित लौटती सेना थी जिसका नेतृत्व खुसरो मलिक कर रहा था, को स्थानीय जनता ने तंग पहाड़ी दर्रों में घेर कर काफ़ी क्षति पहुंचाई। इसलिए इस अभियान से ज़बरदस्त जान माल का नुकसान हुआ। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि फरिश्ता के विवरण के आधार पर कुछ आधुनिक लेखकों ने कराजल अभियान को सुल्तान की चीन और पश्चिमी तिब्बत की विजय योजना बतलाकर उसको असफल ठहराने का प्रयास किया है, जो सही नहीं लगता। सुल्तान ने चीन को जो जीतने का कभी विचार नहीं किया और न ही किसी समकालीन इतिहासकार ने उसकी चीन विजय योजना का उल्लेख किया है।